हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज के लेक्चर में हम सेल बायोलॉजी सेकंड का जो मॉड्यूल है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, मॉड्यूल में आपको पता है स्टेजेस हैं, स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अपन क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल के क्वेश्चन को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ये बहुत मीडियम में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। ठीक है ना, सिंपल है, समझ जाओगे। क्वेश्चन जो है वो तो इंग्लिश में बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है। ओके, तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। तो समझते जाना, जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा ध्यान देना, सिस्टर क्रोमेटिड्स के बारे में पूछा है। ओके, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो बेटा आप जानते हो सिस्टर क्रोमेटिड। देखो बेटा ध्यान देना सब पे, मैं आपको पूरा रिवीजन करवा दूंगा सॉल्यूशन में। सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो यहां देखें, सिस्टर क्रोमेटिड की बात की थी बेटा अपन ने। ये एक क्रोमोसोम है जिसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ऑब्वियसली दोनों क्या है बेटा, आइडेंटिकल हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्रॉस ओवर ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। तो याद रखना बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड्स में कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? क्रॉसिंग ओवर किसके मध्य होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम के मध्य, समजात गुणसूत्रों के मध्य। तो सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन दिया सेपरेट आउट ड्यूरिंग द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। तो आपको पता है बेटा, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट में ये सेपरेट नहीं होते, ये मियोसिस सेकंड में सेपरेट होते हैं। सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। थर्ड ऑप्शन दिया आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल डिवीजन। करेक्ट, याद करो ये लिखवाया था मैंने, एस फेज में सिस्टर क्रोमेटिड का निर्माण होता है, क्योंकि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन, तो सिस्टर क्रोमेटिड बनता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसने पूछा है व्हाट इज क्रोमेटिन। व्हाट इज क्रोमेटिन? तो याद करो बेटा, अपन ने बताया था क्रोमेटिन क्या होता है। क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन जो है वो आपका डीएनए प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है। डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, याद करो बताया था। प्रोटीन कौन सी होती है इसमें? हिस्टोन प्रोटीन भी और नॉन हिस्टोन। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो थर्ड में क्या पूछा है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर ड्यूरिंग। होमोलोगस क्रोमोसोम तो सेपरेट हो गए, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम में जो डायड थे उनके सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट नहीं होंगे, वो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। तो ये कौन सी प्रावस्था, कौन सी फेज के दौरान होता है? याद करो, वेरी सिंपल, मियोसिस फर्स्ट में कौन सी? एनाफेज फर्स्ट। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। देखो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है बेटा, ये सेपरेट हो गए, ये अपने अपने पोल की ओर मूव करेंगे, लेकिन ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेंट्रोमियर पर जुड़े हैं। तो वेरी सिंपल, तो आपका आंसर क्या होगा? थर्ड में ऑप्शन के अकॉर्डिंग एनाफेज फर्स्ट। ओके, एनाफेज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर जी नोड स्टेज ऑफ सेल साइकिल। जो सेल साइकिल की जी नोड फेज है बेटा, जो जी नोड स्टेज है उसके बारे में पूछा है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो आप जानते हो जी नोड स्टेज बेटा इनएक्टिव होती है, इसको इनएक्टिव स्टेज भी बोलते हैं, लेकिन ये मेटाबॉलिकली क्या होती है? उपापचय रूप से क्या है? एक्टिव है। ये भी सही है, और ये आपको पता है जीन 1 को एग्जिट कर जाती है, सब बता रखा है बेटा। तो ये तो सही है। इनकरेक्ट कौन सा हुआ? देखो ऑप्शन में आई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है? करेक्ट है, लेकिन इट अकर्स आफ्टर एस फेज। तो ये एस फेज की बात नहीं होती, ये जीवन को एग्जिट करके फिर स्टार्ट होती है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। पांचवा देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ए प्लांट सेल हैज 12 क्रोमोसोम। इस फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? एक प्लांट सेल है बेटा, एक प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल में कितने क्रोमोसोम है? कितने दिए हैं? 12 क्रोमोसोम है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी क्रोमेटिड्स वुड इट हैव इन G2 फेज ऑफ नेक्स्ट सेल साइकिल।
ठीक है, तो ये कह रहा है कि नेक्स्ट सेल साइकिल में G2 फेज में इसमें कितने क्रोमेटिड होंगे। वेरी सिंपल बेटा, बताओ G2 फेज की बात करें तो बिल्कुल सिंपल होगा। G2 फेज में क्रोमेटिड का नंबर क्या होगा, क्रोमोसोम के नंबर से डबल होगा, क्योंकि हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होंगे। तो कितने हो जाएंगे आप बताओ बेटा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। देखो इसमें ऑप्शन में जाओ, आंसर क्या हो जाएगा, 4th। ये सब क्वेश्चन करवाए थे मैंने, प्रैक्टिस भी करवाए थे। 6 विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट एस फेज। एस फेज के बारे में असत्य जो है उसको आपको सेलेक्ट करना है बेटा। कथन दिए हैं, जो स्टेटमेंट है उनमें एस फेज के संदर्भ में कौन सा इनकरेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट हैं, वो सारे आपको सेलेक्ट करने हैं। तो ये एस फेज के रिलेशन में जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं बेटा, सारे देखो मैंने आपको याद करो डिस्कस किए थे, बिल्कुल सिंपल है, कर लोगे आप, सारे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है। ठीक है, तो 6 नंबर वाला जो है उसमें आप खुद करोगे बेटा, सोल्व करोगे। ठीक है, सिंपल है। इसमें आंसर होगा आपका सेकंड। तो इसमें जो करेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th क्या है, ये करेक्ट हैं। तो इसमें सेकंड आंसर हो जाएगा। रीड करना बेटा, खुद रीड करना, कर लोगे आप। अब आ जाओ बेटा 7th, क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल पर क्रोमेटिड। ये बेटा देखो, ये आपका क्रोमोसोम है, इसमें एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है। याद करो बताया था, एक क्रोमेटिड में एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। वेरी सिंपल। तो आंसर क्या हो जाएगा 7th में आपका 4th। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी स्टेटमेंट वाला है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीलोफेज। कुछ कथन दिए हैं, उनमें है ना कि कौन से टीलोफेज के कैरेक्टर नहीं है, टीलोफेज के कौन से लक्षण नहीं है। जैसे मैं पहला बता रहा हूं बेटा, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये नहीं है बेटा, क्योंकि टीलोफेज में तो आपको पता है क्रोमोसोम जो है वो वापस क्रोमेटिन में बदल जाते हैं। तो ये फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो ये पहला जो है वो टीलोफेज का कैरेक्टर नहीं है। दूसरा, न्यूक्लियस गोल्जी बॉडी एंड ईआर रिफॉर्म, ये तो होता है बेटा, ये तो कैरेक्टर होता है, लेकिन आपको कौन सा छांटना है जो कैरेक्टर नहीं है। सी, न्यूक्लियर एनवलप रिजेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, बिल्कुल सही है, होता है ये, इसलिए क्रोमोसोम टीलोफेज का कैरेक्टर नहीं है, उसमें कंसिडर नहीं होगा। डी, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, ये सही है, ये टीलोफेज का कैरेक्टर नहीं है। ई, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट इज लॉस्ट। ठीक है, ये भी इसका कैरेक्टर होता है। तो इसमें देखो कौन से कैरेक्टर टीलोफेज से संबंधित नहीं है, तो ए होगा और आपका डी होगा। तो जो 8वां है उसमें आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ये सारे कॉन्सेप्चुअल है बेटा, आप स्वयं करोगे ये, है ना, ज्यादा इन पे माथापड़ी नहीं करनी है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो बेटा आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। 9th देखो, इन सेल साइकिल द डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग। तो कोशिका चक्र में डीएनए की प्रतिकृति कब होती है, सबको पता है बेटा, एस फेज में। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। सॉरी, 9th में एस फेज कहां दे रखा है, 4। अब क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग। तो आप बताओ बेटा, प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है। ऑप्शन दिया है एस फेज, G1 फेज, मेटाफेज, प्रोफेज। तो बेटा आपको पता है पूरी इंटरफेज में होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो किसको कंसिडर करोगे यहाँ पर, यहाँ करेंगे अपन किसको बेटा, G1 को, क्योंकि अधिकांश निर्माण उसमें होता है। तो 10 में आंसर हो जाएगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 11 मैचिंग वाला है बेटा। मैचिंग वाला क्वेश्चन खुद करोगे आप। देखो एक तरफ कॉलम फर्स्ट दिया है, कॉलम सेकंड, तो दोनों को मैच करना आपको। कॉलम फर्स्ट में दिया है G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, जी नोड फेज। तो G1 फेज का क्या कैरेक्टर है उसके आगे आपको मैच करना है। जैसे मैं बता रहा हूं, आप खुद करोगे। G1 फेज के संदर्भ में क्या सही रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, सही है, पहला ही हो जाएगा। G1 फेज दे रखा है ना। एस फेज में आएगा आपका, देखो बिल्कुल सिंपल है, एस फेज को किससे करोगे आप, एस फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सही है। G2 फेज में आपको पता है बेटा, सिंपल है, ये भी हो जाएगा। जी नोड फेज को क्योसेंट स्टेज बोलते हैं। तो डी है
उसमें तो आपका हो जाएगा क्वोशेंट स्टेज। बिल्कुल सिंपल है बेटा। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, सारे मैंने आपको करेक्टर बता दिए हैं। तो 11th में आपका जो मैचिंग है वो थर्ड वाला सही है। ए से मैच कर दोगे आप G1 फेज को अपन इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। G1 जो होती है वो सूत्री विभाजन और डीएनए प्रतिकृति के प्रारंभ का बीच का क्या है, गैप है। तो ए को तो 4 से मैच कर दो, ठीक है बेटा। उसके अलावा फिर बी जो है उसको फर्स्ट से मैच कर दो, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज हो सकता है इसमें, आरएनए पॉलीमरेज का फॉर्मेशन, ठीक है। G2 जो है उसको मैच करोगे आप किससे, G2 को मैच आप कर दोगे प्रोटीन सिंथेसिस से 4 से, और G नोड को किससे कर दोगे आप, सेकंड से। तो आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। खुद को करने पड़ेंगे बेटा, ये मैं जो बोल रहा हूं मैं वैसे आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आप अपना दिमाग लगा के आंसर निकालना है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, जो सिंपल है वो नहीं करवाऊंगा बेटा मैं। 12 हो जाएगा, 13 सिंपल है, 14 बताया था बेटा मैंने। 14 एक एग सेल है, उसमें डीएनए का अमाउंट जो है वो 10 पिकोग्राम है, ठीक है बेटा। अब इसने पूछा है कि इस एनिमल सेल में G2 फेज के एंड में, माइटोसिस में अगर ये सेल थी कोई इसकी सोमेटिक सेल, तो G2 फेज के एंड में डीएनए का अमाउंट क्या होगा। तो आप बताओ बेटा, अगर एग सेल में ये एन है ना, एग सेल, उसमें कितना है, 10 पिकोग्राम है, पिकोग्राम, ठीक है। अब इसकी सोमेटिक सेल में कितना होगा, सब पता है बेटा आपको, कितना होगा, 20 पिकोग्राम। कितना, 20 पिकोग्राम। अब ये माइटोसिस में जाएगी तो G2 में कितना होगा बेटा, 40 पिकोग्राम, ठीक है। इसको सोल्व करना बेटा, पूरे सेल साइकिल का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बता दिया आपको। आंसर हो जाएगा इसका 4। 15 सिंपल है, 16 भी कर लोगे बेटा, 17 भी बता रखा है, 18 ये भी क्लियर है, ठीक है। जो केवल जो समझाने के वो समझाऊंगा बेटा मैं, नहीं तो आप अपना दिमाग कैसे लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे, बाइवेलेंट कंसिस्ट, इसने पूछा है जो युगली है उसमें क्या होता है। तो वेरी सिंपल, कितने क्वेश्चन बना दो आप कर लोगे। ये बाइवेलेंट है बेटा, ये बाइवेलेंट। तो बाइवेलेंट में बताओ क्रोमोसोम कितने हैं, 2 हैं। क्रोमेटिड्स कितने हैं बेटा, 4 हैं। सेंट्रोमियर कितने दिख रहे हैं बेटा, 2 दिख रहे हैं। हो जाएगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के जो महत्व है उनके संदर्भ में इनकरेक्ट को छांटना है आपको बेटा। पहला देखो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम सही है, रिस्टोरेशन ऑफ सरफेस वॉल्यूम रेशो ये भी सही है, मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स सही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम, माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं होता है, तो कौन सा जो है इनकरेक्ट होगा इसमें, 4th होगा, सिंपल। 21 में आ जाओ बेटा। अच्छा क्वेश्चन 21 देखो, एक मैं समझा देता हूं आपको। इसने बोला है कि एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड एवरी 35 मिनट, एक जीवाणु कोशिका जो है वो हर 35 मिनट में डिवाइड हो रही है। अगर आपने स्टार्टिंग में इस पेट्री प्लेट में 10 की घात 5 सेल ले ली, बैक्टीरियल सेल कितनी है, 10 की पावर 5 बैक्टीरियल सेल, तो ये कह रहा है कि 140 मिनट के बाद कितनी सेल मिलेंगी। तो ऑब्वियसली 140 मिनट के बाद पूछा है ना, तो डिवाइड होती है हर 35 मिनट में, भाग दे दो इसका बेटा, तो जनरेशन टाइम आ जाएगा, कितना आएगा, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करो, तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा, देखो इसको डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा बेटा, कितना आ रहा है देखो, इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 क्या आ गया, जनरेशन टाइम। तो 4 क्या है, जनरेशन टाइम। तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर n, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा, 2 4 2 8 16, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर, 140 मिनट के बाद 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। बिल्कुल सिंपल है, कर लोगे ऑप्शन। देखो इसमें 21 में आंसर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, 21 में आपका सेकंड हो जाएगा,
समझ गए ना? 22 भी हो जाएगा बेटा, सिंपल है, बताया था। 23 सिंपल है, 24 कर लोगे, 25 भी सही है, 26 ये समझ लो बेटा। हाउ मैनी जनरेशंस आर रिक्वायर्ड बाय द सेल ऑफ मेरिस्टेम टू प्रोड्यूस 180 सेल्स। बेटा एक सेल से 128 सेल बनानी है तो कितने, पूछा क्या है, हाउ मेनी जनरेशंस आर रिक्वायर्ड। तो मैंने बोला था बेटा जनरेशन की बात करें 2 की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखो बेटा आ जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 7 करके देखो बेटा, 2 की पावर 7 करोगे तो कितना आएगा, 128। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 26 वाला है ना, तो 4th हो जाएगा, ठीक है। ये 26 तक हो गए बेटा। अब वापस मैं इनको मिटा रहा हूँ, 27 से स्टार्ट करते हैं। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा बेटा आपको, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं हर क्वेश्चन पे आपको जो समझाने का उसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आंसर आप खुद जो है पता करोगे। तो 27 सिंपल है बेटा। इसने बताया एक मदर सेल है, देखो 27 में कुछ ऐसे समझा रखा है इसने। एक मदर सेल है जो है 2n, ओके। ये फिर डिवाइड हो रही है, एक सेल ये बनी, एक सेल ये बनी, यहां पर है a और ये दे रखा है b और ये दे रखा है बेटा c। अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई a टू c, आइडेंटिफाई करना a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो ऑब्वियसली a जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, अगर a मान लो बेटा माइटोसिस है तो b और c क्या होंगे, 2n 2n 2n, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा, 2n है ना, तो माइटोसिस हो जाएगा तो ये क्या होंगे आगे, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है बेटा, समान रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर a कौन है बेटा, माइटोसिस, तो यहाँ पर भी क्या होगा 2n 2n, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें चौथा हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 28। सिंपल है बेटा। अब मैं सीधा जो काम का है वही क्वेश्चन समझाऊंगा बेटा आपको। 29 हो जाएगा, ये सारे सिंपल हैं, सब बता रखे हैं बेटा। ओके ठीक है, इसमें 38 तक सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सब कर लोगे आप। अब मैं जो क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूं वो है 42, सीधा 42 पे आगे मैं 42 में देखो बेटा, अच्छा है इसने 3 स्टेप दी हैं। एक तो दे रखा है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन का संघनन, ठीक है। दूसरा दिया है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का विघटन। तीसरा दिया है क्रोमोसोमल लाइन एट द इक्वेटर। तो तीनों जो क्रम है उनको सही आपको सीक्वेंस में जमाना है। तो बेटा आपको पता है पहले क्या होता है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है, फिर उसके बाद में सेंट्रोमियर, उसके बाद में क्रोमोसोम जो इक्वेटर पाते हैं, फिर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। तो यहाँ क्रम क्या हो जाएगा, ACB। तो 42 में आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बताया था ना इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जनरली, वो पूछता है इस तरह के क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा 3। वो कुछ घटना ही देगा और आपको पूछेगा इन घटनाओं का सही क्रम क्या है। अगर आपको सेल साइकिल याद है तो बता दोगे बेटा, रटने का है ही नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर दे दोगे, नहीं तो कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसमें सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, खुद करोगे ये हो जाएगा। 46 पे आओ, 47 देखो बेटा, इसमें एक डायग्राम दिया है 47 में, ये डायग्राम दिया है, इसमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये पोल दिखा रखे हैं, ये स्पिंडल फाइबर से इनको क्या कर रखा है बेटा, कनेक्ट कर रखा है ना। अब ये कह रहा है इट सेल कंटेन 8 क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम है, 8 क्रोमोसोम है, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिन। तो बताओ कितने क्रोमोसोम बताए हैं, 8, और प्रत्येक डायड में है। तो बताओ ये डायग्राम कौन सी प्रावस्था को प्रदर्शित कर रहा है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, किसको करेगा, मेटाफेज को करेगा। आंसर क्या हो जाएगा इसमें
फर्स्ट। ये कौन सी मेटाफेज, क्योंकि सारे किस पे, इक्वेटर पे आ गए। 48 कर लोगे बेटा, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, नहीं बता रहा मैं। 49 सीक्रेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर। 49 देखना बेटा, जो मेंडेलियन कारक हैं उनका सीक्रेशन किस में होता है, याद रखना बेटा, एनाफेज फर्स्ट में, बताया था ये। 50 देखो, डीएनए प्रेजेंट इन सेक्स सेल इज, तो सेक्स सेल में जो डीएनए प्रेजेंट होता है बेटा वो कैसा होगा, बिल्कुल सिंपल है। तो सेक्स सेल कौन होती है बेटा, गैमेट्स को सेक्स सेल बोलते हैं। तो कितना होगा उसमें, हाफ ऑफ द बॉडी सेल, आधा होता है सेक्स सेल में, गैमेट में आधा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। 51 स्टडी ऑफ मियोसिस कंप्लीटेड इन, याद रखना बेटा मियोसिस की स्टडी के लिए अपन जनरली किसका उपयोग करते हैं, जिनमें मियोसिस होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो बिल्कुल सिंपल है बेटा, फ्लावर बड जो है उसमें मियोसिस होगा, बाकी जो दे रखा है फ्लावर मेरिस्टेम, मेरिस्टेम में मियोसिस होता ही नहीं है, ओनियन रूट में मियोसिस होगा ही नहीं, मेरिस्टेम में मियोसिस होगा नहीं। तो फ्लावर जो बड है, जब फ्लावरिंग होगी, फ्लावर कंप्लीट होगा, तो आपको पता है उसमें सेक्स ऑर्गन बनेंगे, जहां पर गैमेट्स का निर्माण होता है, तो फ्लावर बड को यूज करेंगे। 52 कर लोगे बेटा, 52 टू 58 सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट में केवल मैंने क्वेश्चन समझाए हैं जो थोड़े समझाने लायक थे, बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं बेटा, आप खुद करोगे। अब स्टेज सेकंड पे आएंगे बेटा, स्टेज सेकंड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। स्टेज फर्स्ट के बता दिए, अब स्टेज सेकंड। ठीक है, तो स्टेज सेकंड के क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब बात करते हैं स्टेज सेकंड की, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे थोड़ा सा अपन फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा, स्टेज सेकंड में जो पहला क्वेश्चन है उसने पूछा है इफ ए सेल हैज 10 पिकोग्राम डीएनए इन G2 फेज। क्या बोला है, एक सेल है उसकी G2 फेज में डीएनए का अमाउंट 10 पिकोग्राम है बेटा, 10 पिकोग्राम PG, ओके, ध्यान देना बेटा। G2 फेज में डीएनए का अमाउंट कितना बताया है, 10 पिकोग्राम। उसने पूछा है अगर ये सेल डिवाइड हो गया आफ्टर साइटोकाइनेसिस, तो उसमें डॉटर सेल में डीएनए का अमाउंट कितना होगा। तो G2 फेज में बेटा 10 पिकोग्राम है, तो ऑब्वियसली ये सेल डिवाइड होगी, तो डीएनए को इक्वली क्या करेंगे अपन, हाफ हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर 5 पिकोग्राम और 5 पिकोग्राम, ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका 5 पिकोग्राम, ठीक है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें फर्स्ट में आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड, 5 पिकोग्राम सेकंड ऑप्शन में दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, हाउ मेनी काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट इन ए पी प्लांट सेल एट मेटाफेज। याद करो बेटा, काइनेटोकोर की बात करें तो एक क्रोमोसोम जो है, जो डायड में होता है, उसमें 2 काइनेटोकोर होते हैं, ठीक है। तो देख लो, पी प्लांट की बात करें तो आपको पता है पी प्लांट जो है उसमें जो गुणसूत्र है उनकी संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है बेटा, 14 होता है, ओके। तो 14 होगा तो ऑब्वियसली काइनेटोकोर की संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28। तो सेकंड में आंसर हो जाएगा थर्ड। बेटा ये आपको दिमाग लगाना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। थर्ड वाला कर लोगे बेटा, सिंपल है। अब अपन सीधे बात करेंगे 4, 5 सही है, कर लोगे। 6 वाला भी रिपीट हो रहा है। 7th इजी है बेटा, 7th के अंदर जो प्रोफेज फर्स्ट की जो फेज है उनका सीक्वेंस पूछा है, ये भी हो जाएगा। इसके बाद मैं सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको जो एक्सप्लेन करने लायक है, वो है बेटा आपका, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखो बेटा, अच्छा है, मेजर चेक पॉइंट ऑफ सेल साइकिल। याद करो, जो साइकिल का मेजर चेक पॉइंट होता है कौन सा होता है, G1S ट्रांजिशन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन सारे इजी हैं बेटा, इसमें कर लोगे, ये भी कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, सारे क्वेश्चन अपने डिस्कस किए हैं, तो वापस इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एक 36 वाला देखो बेटा, ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। देखो 36 में एक डायग्राम दिया है आपको, इस तरह से डायग्राम बनाया है जिसके अंदर ये क्रोमोसोम जो है टेट्राड में यहाँ पर दिखाया है बेटा, और ये स्पिंडल फाइबर से पोल पे जुड़े हैं।
तो बताओ ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ऑब्वियसली यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, तो ये मेटाफेज फर्स्ट का ही डायग्राम हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सेकंड। ठीक है बेटा, तो स्टेज सेकंड जो है उसके सारे क्वेश्चन इजी हैं, सब हो जाएंगे, अपने सब क्लासरूम में सब डिस्कस कर रखे हैं, आप अपना माइंड लगाना और सारे क्वेश्चन को सोल्व करना। अब मैं बात करूंगा बेटा स्टेज थर्ड की। स्टेज थर्ड में जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उनको मैं एक बार बता देता हूं। स्टेज थर्ड, पहला क्वेश्चन देखो बेटा, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर डिप्लोटीन। इसने पूछा के संदर्भ में स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्लियर? पहला देखो, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, यह है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के विघटन से पहचान इसकी की जाती है, तो सही है। सेकंड, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड इन इट, काइजमेटा का निर्माण होता है, दूसरा भी सही है। थर्ड क्या पूछा? इट कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर इन सम इनवर्टिब्रेट। याद करो बेटा, इनवर्टिब्रेट नहीं होगा, क्या होगा? वर्टिब्रेट। तो तीसरा कथन है वो क्या है? गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। अब क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। ठीक है बेटा, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो मैचिंग वाला क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को आपको मैच करना है। मैं सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। एक तरफ दे रखा है न्यूक्लियोसोम, काइनेटोकोर, क्रोमोमियर, हेट्रोक्रोमेटिन, और ये सारे स्टेटमेंट क्लियर हैं आपके। जो न्यूक्लियोसोम होता है वो क्या होता है? देखो आगे मैच करना है आपको, स्टोन ऑक्टामर एसोसिएटेड विद डीएनए, स्टोन ऑक्टामर के साथ डीएनए जो है संबंधित होता है, तो मैच कर लोगे। काइनेटोकोर डिस्क शेप्ड प्रोटीन होती है जो सेंट्रोमियर से जुड़ी होती है, ये भी मैच हो जाएगा। क्रोमोमियर, याद रखना बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा, क्रोमोसोम पे गोल 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 बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको बोलते हैं क्रोमोमियर, ये भी हो जाएगा। हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन जो है बताया था जो डार्कली स्टैंड होता है, तो सारे मैच कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये भी कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैं समझा रहा हूं क्योंकि इस पे थोड़ा आप भी दिमाग लगाना, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा केवल। इसमें देखो एक ग्राफ दिया है, ये ग्राफ दिया है, ठीक है, यहां पर है डिस्टेंस और यहां पर दिया है बेटा टाइम। तो ये ग्राफ इस प्रकार से है, एक तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से, फिर उसके ये देखो कांस्टेंट है, उसके बाद में ये डिक्रीज हो रहा है। एक है यहां, ये इसको मार्क किया है, और दूसरा यहां से देखो इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये तो पहला ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ ये है। क्लियर बेटा? अब इसने पूछा है कि सेल डिवीजन का जो फेजेज है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्व फर्स्ट और कर्व सेकंड। कॉन्सेप्ट पे जाना बेटा, डिस्टेंस देखो यहां पर कांस्टेंट है, फिर डिस्टेंस घट रही है, और ये डिस्टेंस क्या हो रही है बेटा? टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। तो देखो ये किसको मैच करेगा? याद रखना बेटा, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? ये देखो बेटा, जो ध्रुव है उनकी तरफ गुणसूत्र क्या करते हैं? गति करते हैं। तो आप बताओ बेटा, जो गुणसूत्र है वो ध्रुवों की ओर जाएगा, तो ये डिस्टेंस तो कम होती जाएगी और इनके मध्य की दूरी जो है वो क्या होती जाएगी बेटा? बढ़ती जाएगी। तो देखो ये एनाफेज है, तो ये तो क्या हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज क्या हो रहा है? पोल और गुणसूत्रों के मध्य की दूरी तो घट रही है, और गुणसूत्रों के मध्य की दूरी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। कर लोगे अब? तो बिल्कुल सिंपल है, तो कौन सा होगा? एनाफेज होगा। एनाफेज, और आगे देख लो किसके मध्य की दूरी घट रही है, किसकी दूरी बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे बेटा, स्टेटमेंट वाला है। 4, 5, 6 ये सारे हो जाएंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा 88, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखो समझो। देखो इस क्वेश्चन में लंबी चौड़ी बातें लिखी हैं। उसने बोला है कि एक सेल है कोई डिप्लॉइड सेल, 2n सेल, उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 4 है। ठीक है, अब ये सेल माइटोसिस में भी जा सकती है और ये मियोसिस में भी जा सकती है, और आपको पता है माइटोसिस मियोसिस में अलग अलग स्टेजेस हैं। तो इसने कुछ डायग्राम दिए हैं कि कौन सा जो डायग्राम है वो माइटोसिस या मियोसिस के रेस्पेक्ट में सही है या गलत है। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, इसमें देखो पहला जो ऑप्शन दिया है वो इस प्रकार से है। ये देखो ये गुणसूत्र दिखाए कि ये एक गुणसूत्र है, सेप ये इस तरह से,
ये सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ देखो इसने बोला ए और यहाँ पर बी, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। तो ध्यान रखना बेटा, ये सिस्टर क्रोमेटिड अगर सेपरेट होंगे तो ये ए और बी नहीं हो सकते। यहाँ पर सेम जीन होगा, जीन अलग अलग नहीं हो सकते ना, सिस्टर क्रोमेटिड हैं तो जीन कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। तो ये जो डायग्राम है ये गलत है बेटा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। एक और दिया डायग्राम, देखो बेटा ये डायग्राम दिया है एक, ये देखो यहाँ ये गुणसूत्र हैं जो सेपरेट हो रहे हैं। तो यहाँ ए है, यहाँ पर ए, यहाँ पर स्मॉल बी है, यहाँ स्मॉल बी। पॉसिबल है बेटा, आराम से पॉसिबल है। और ये कब हो सकता है? ये आपका एनाफेज के दौरान हो सकता है। तो सही है, सेपरेशन ये वाला जो है पॉसिबल है, ये संभव है। ये सी और डी, मैं सीधा बता रहा हूँ सी और डी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस सेल में गुणसूत्रों की 4 है बेटा। ध्यान देना, गुणसूत्र कितने हैं, क्रोमोसोम कितने हैं, 4 हैं। तो आपको पता है अगर वो सेल मियोसिस में जाती है तो टेट्राड का नंबर कितना हो सकता है? टेट्राड 2। तो सी और डी में देखो टेट्राड जो है वो आपको कितने दिखा रखे हैं, 1 2 3 4 टेट्राड। तो 4 टेट्राड तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है। अगर गुणसूत्र क्रोमोसोम का नंबर 4 है तो टेट्राड 2 होंगे। तो सी और डी जो है वो भी संभव नहीं है। तो यहां पर संभव कौन सा है बेटा? बी है। केवल बी वाला जो है वो क्या है, संभव है। तो देखो ऑप्शन में आप जाके और पहचान लोगे, ए इम्पॉसिबल, बी जो है मियोसिस सेकंड हो सकता है, सी इम्पॉसिबल, डी इम्पॉसिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा। कर लोगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वही सीक्वेंस दिया है, ठीक है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, उनको मैच करना है। सारे एनसीईआरटी के बेटा, कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इजी है बेटा, बिल्कुल नंबर पूछा है, कर लोगे। 11 भी सिंपल है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं वो नहीं रिपीट करूंगा बेटा मैं, क्योंकि वो सारे अपन ने बहुत अच्छे से स्टडी किए हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के हैं और अपन ने क्लास में डिस्कस भी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, यहां पर डायग्राम दिया है इस तरह से, ये डायग्राम दिया है बेटा। फिर आगे बताया है, ये देखो ये आपस में क्या है बेटा, यहां पर क्रॉस हो रहे हैं। फिर ये क्या हो गए बेटा? अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। तो ऑब्वियसली ये कब होगा? इनके मध्य क्या हुआ बेटा? क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो ये प्रोफेज फर्स्ट के दौरान ही पॉसिबल है बेटा। कब होगा ये? प्रोफेज फर्स्ट के दौरान, ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18 कर लोगे, 19 20, इसमें सारे क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी के हैं और सब अपन ने क्लासरूम में डिस्कस किए हैं, सारे के सारे। बिल्कुल आपको पूरा दिमाग लगाना इन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बेटा, 24 लैप्टोटीन क्रोमोसोम है। लैप्टोटीन में जो क्रोमोसोम होता है बेटा, आपको पता है डायड होता है। और डायड क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं बेटा? 2 क्रोमेटिड होंगे, सिंपल है। देखो लैप्टोटीन में गुणसूत्र डायड के फॉर्म में है और एक डायड में कितने क्रोमेटिड होते हैं? 2 क्रोमेटिड होते हैं, बिल्कुल सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ये भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 इसने पूछा इफ ए डिप्लॉइड सेल ट्रीटेड विद कोल्चिसिन, यदि एक डिप्लॉइड सेल को आप कोल्चिसिन से ट्रीट करोगे तो आपको पता है कोल्चिसिन उसको बेटा मेटाफेज में क्या कर देगी? अरेस्ट कर देगी। तो वहां गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाएगी। वहां पर क्या जाएगा बेटा? वहां पर आपका कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बेटा? टेट्राप्लॉइड कंडीशन हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है इंपॉर्टेंट था, बता दिया मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट टेट्राप्लॉइड, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या वहां पर क्या होगी? डबल हो गई। तो वो डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड कंडीशन में चले जाएंगे, ठीक है। तो स्टेज 3 में मैंने देखो सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाने मेरे को, एक ये आइडिया दे रहा हूं आपको सोल्व करने, ठीक है। अब आप खुद रीड कर, आपने होंगे क्लैरिटी अपने नोट्स के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे। स्टेटमेंट बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, डायग्रामेटिक और स्टेटमेंट वाइज वाले। तो अपना दिमाग लगाना बेटा, फिर भी अगर डाउट आए तो आप जो है डाउट काउंटर से इन क्वेश्चंस को पूछ लेना। फिर भी मैंने आपको जो अच्छे क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व करवा दिए। अब स्टेज जो 5th है बेटा, सॉरी 4th, वो है प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं। सारे क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन ये सारे आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशन में, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन में प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन अपने सोल्व करा रखे, तो उसमें बहुत अच्छे से पीपीटी बना के तैयार करवा रखे। हर क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा, तो वहां उस वीडियो को देख के आप सारे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मॉड्यूल्स के बारे में थोड़ी सी बात होगी, थोड़ा डिस्कस करना था।
और मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, एक एक क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे, फिर भी डाउट आए तो मैंने काम के क्वेश्चन करवा दिए और पैटर्न बता दिया कि कैसे समझना है। एनसीईआरटी और अपने नोट्स को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चन पे अटैक करना है। ठीक है।